दोस्तों, आज फाइनली तकरीबन 2 वीक के रेगुलर फॉलो करने के बाद मैंने भूतपूर्व मंत्री आले जनाब सतीश द्विवेदी जी को पा ही लिया। आले जनाब सतीश द्विवेदी साहब हमारे साथ हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार सर, बीजेपी ने एक नारा दिया था, कांग्रेस मुक्त भारत, वो तो हो गया। अब आप पसमानदा मुसलमानों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। क्या इरादा है कि अब अपोजिशन लेस यानी कि विपक्ष मुक्त भारत बनाने का? नहीं, विपक्ष मुक्त भारत बनाने का कोई इरादा नहीं है। कांग्रेस मुक्त भारत और विपक्ष मुक्त भारत, इन दोनों नारों में एक अंतर है। ठीक। जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया, तो उसके पीछे का आशय ये था कि कांग्रेस ने इस देश में आज़ादी के इतने वर्षों में, आज़ादी के बाद लगभग 57-58 साल से ज़्यादा जो शासन किया, उसने इस देश में संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, मुस्लिम तुष्टीकरण, नक्सलवाद, माओवाद, ये उसकी गलत नीतियों के कारण तमाम समस्याएं पैदा की। तो उन लोगों का कहना था कि अगर इस देश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाना है, इस देश को सांप्रदायिक तुष्टीकरण की राजनीति से आगे ले जाना है, इस देश में क्षेत्रवाद और भाषावाद की राजनीति को खत्म करना है, इस देश में परिवारवाद को खत्म करना है। कोई प्रधानमंत्री बना फिर उसका बेटा प्रधानमंत्री, फिर उसका बेटा प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बना तो फिर उसका बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष, फिर उसका बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष। इस सबको समाप्त करना है तो कांग्रेस को हटाना पड़ेगा। विपक्ष होना चाहिए, किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए। और पसमानदा मुसलमानों की बात जो भी आप कर रहे हैं, पसमानदा को हम नहीं जोड़ रहे हैं जी। पसमानदा भाजपा से जुड़ रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम समाज में ही जो पिछड़े हुए लोग थे जी। जो गरीब लोग थे, उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है। जितना चाहे समाजवादी पार्टी की मुस्लिम परस्त राजनीति रही हो, चाहे पिछले दिनों बसपा की मुस्लिम परस्त राजनीति रही हो, या कांग्रेस की अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति रही हो, इसकी मलाई केवल जो संपन्न मुसलमान थे उनको ही मिला, उनको ही राजनीतिक हिस्सेदारी भी मिली, उन्हीं को महत्व भी दिया गया। लेकिन मुसलमानों में जो गरीब लोग थे, जो पसमानदा लोग थे, वो हाशिए पर चले गए। तो अब उनको लगता है कि मोदी जी की जो सबका साथ सबका विकास की राजनीति है, यहाँ आ करके भाजपा से जुड़कर ही हमारा विकास हो सकता है। इससे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमने अधिकार भी दिया है, एक भी सदस्य जीत कर नहीं आया था, लेकिन फिर भी हमने पसमानदा समाज के हमारे मित्र दानिश अंसारी को मंत्री बनाया है। ये सब देख रहे हैं जी। मैं ये कह रहा सर, अभी आपने कहा सबका साथ सबका विकास, और साथ में अगर जोड़ना चाहें तो सबका विश्वास भी जोड़ लेते हैं, ये भी आपका ही नारा है। हाँ, बिल्कुल। इसके बावजूद बीजेपी उन्हीं मुद्दों को टच करती है जिन मुद्दों को लेकर के समाज में भेदभाव पैदा होता है। जैसे अभी गुजरात में चुनाव हो रहे हैं, वहां बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है मुद्दा बना दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड भेदभाव पैदा करने वाला मुद्दा है या भेदभाव मिटाने वाला मुद्दा है? नहीं, बात समझिए। मोदी जी कई चीजें जब कहते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत, पूरे देश की एकता की बात करते हैं, ना बीजेपी की बात करते हैं, ना कांग्रेस की, ना सपा की, ना बसपा की। वो कहते हैं भारत एक मजबूत भारत होना चाहिए। जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, ये कैसा कानून है भाई? इस देश में हिंदुओं के लिए अलग नियम होगा। इस भारत का सारा संविधान, कानून, पेनल कोड और पति पत्नी के बीच का तलाक कुछ भी होना है तो हिंदुओं की जब बात करेंगे तो भारत के कानून के अनुसार चलेगा। लेकिन जब मुसलमानों की बात होगी इन सब मुद्दों पर तो कहेंगे हमारी पर्सनल लॉ के अनुसार चलेगा, हमारी शरीयत के अनुसार। अगर ये कहा जा रहा है, ये विचार आया है, गुजरात की सरकार ने ये पास किया है, अभी कमेटी बनी है उसके लिए, उत्तरांचल की सरकार, उसके पहले उत्तराखंड की सरकार कमेटी बना चुकी है कि सबके लिए एक जैसे कानून होने चाहिए, तो ये तो भेदभाव मिटाने वाला है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, जागरण ग्रुप का एक अखबार है इनकलाब, उसने अभी 31 तारीख को एक रिपोर्ट शाये की कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को गैर ज़रूरी बताते हुए डिनाई कर दिया है। देखिए, कोई भी आयोग जी ईश्वर नहीं होता है। आयोग सरकारें बनाती हैं, आयोग में मनुष्य होते हैं, कोई निर्णय लेते हैं,
उन निर्णयों में समय के अनुसार संशोधन होता है। अभी कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला क्यों नहीं कोट कर रहे हैं आप? अभी अभी कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि पर्सनल लॉ और जितने ऐसे नियम हैं जिनसे मुस्लिम समाज संचालित होता है, ये सब जो भारत सरकार, भारत का संविधान है, जो भारत के नियम हैं, उसके अधीन आते हैं, उससे ऊपर नहीं है। आप ऐसे कैसे कहेंगे कि देश का कानून हमारे भाई, अगर हम कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, तो देश के संसाधनों का उपयोग हो, गरीबी कम हो, बेरोजगारी कम हो और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो, तो केवल एक वर्ग, एक संप्रदाय और धर्म को मानने वाले लोग जनसंख्या कम करें, दूसरे लोग बढ़ाएं, ये कैसे जस्टिफाई करेंगे? नहीं सर, अभी जो ताज़ा रिपोर्ट है, मुसलमानों की जो जनसंख्या का मतलब घटने का जो रेशियो है, वो बनिस्बत बहुसंख्यक समाज के अल्पसंख्यकों का कम हुआ है। आप देखिए, अब जब इस तरह की आप तुलना करेंगे, आप कल्पना करिए आजादी के बाद भारत में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का अनुपात क्या था और आज क्या है। तो अगर मान लीजिए कोई समाज जी आजादी के बाद 10% था और आज 15% हो गया हो, 18% हो गया हो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बहुसंख्यक समाज की जो जनसंख्या वृद्धि की दर है वो कम है, अल्पसंख्यक समाज की ज्यादा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं देश के विकास की जिम्मेदारी सबकी है। भाई, घर में 4 रोटी बनी है तो दो रोटी 4 लोग खाएंगे और 2 रोटी एक आदमी खाएगा, ये न्याय नहीं है। और इस समय देखिए ये जरूरत महसूस हो रही है, इसलिए पूरा देश इस दिशा में सोच रहा है। कमेटी तो बनी है, जैसे आप लॉ कमीशन की बात कर रहे हैं, ऐसे ही रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है गुजरात में। कोई सरकार अपने आप फैसला नहीं ले रही है, वो कमेटी अध्ययन करेगी और देखेगी, लगेगा कि समान नागरिक संहिता की उपयोगिता है तो करेगी। इसीलिए केंद्र सरकार ने थोपा नहीं किसी के ऊपर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कहीं राज्य में, कहीं हिंदू भी, देखिए कहीं हिंदू भी अल्पसंख्यक है। हाँ बिल्कुल, अलग अलग राज्यों में कमेटियां क्यों बन रही है? आप कश्मीर की बात करेंगे तो वहां का हिंदू अल्पसंख्यक है, बिल्कुल सही है, तो उसको तो अल्पसंख्यक का लाभ नहीं मिलता है। नहीं मिलना चाहिए सर, मिलना चाहिए ना। तो ये जो बहस शुरू हुई है वो यही हुई है कि ये देश में 15% से ज्यादा मुस्लिम आबादी होते हुए भी लगातार अल्पसंख्यक का विशेषाधिकार प्राप्त करना, कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक होते हुए भी उनको लाभ नहीं मिलना, तो एक नागरिक के हैसियत से मैं कह रहा हूं, किसी पार्टी के कार्यकर्ता के नाते नहीं, कि इन मुद्दों पर नए सिरे से विचार होना चाहिए और जो देश के हित में हो, समाज के हित में होना चाहिए। सर, आबादी जो होती है, जनसंख्या जो होती है, वो पूरे देश की कहलाती है। किसी विशेष समुदाय से उसे जो है जोड़ कर देखना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। लेकिन फिर भी जैसा कि मोहन भागवत जी ने कहा कि जो है धार्मिक जनसंख्या असंतुलित होती जा रही है, ये बात ठीक है कि जनसंख्या एक बड़ा मुद्दा है इस देश का, उस पर कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन उसको किसी व्यक्ति विशेष या धर्म विशेष से जोड़ करके देखना ये कहाँ तक उचित है? यही हम भी कह रहे हैं। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक नियम बन जाए कि जो भी भारत का नागरिक है, जो भी, ना हिंदू की बात हो, ना मुस्लिम की, ना बौद्ध की, ना सिख की, ना जैन की, जो भी भारत का नागरिक है उसके लिए जनसंख्या का एक नियम बन जाए कि वो 2 बच्चे 3 बच्चे जो भी तय हो, कि कोई भी व्यक्ति उससे ज्यादा बच्चे नहीं पैदा करेगा। हम इस बात का समर्थन करते हैं, इसमें धर्म को बीच में ना लाया जाए। अभी आप जो है लिए इसमें, लेकिन ये नहीं कि नहीं साहब मुसलमानों पर ये लागू नहीं होगा। अभी आप जो है चुनावी दौरे पर थे, आपका एक बयान मैंने पढ़ा एक अखबार में, आपने कहा कि आजम खान साहब को बहुत पहले सजा हो जानी चाहिए। हेड स्पीच मामले में उनको 3 साल की सजा हुई और उनकी असेंबली की रुकनीत जो थी वो भी मुस्तरद कर दी गई। ठीक है, उन्होंने गलत किया, उसकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यति नरसिंहानंद सरस्वती, कपिल मिश्रा जैसे लोगों पर आपकी सरकार कब जो है आपने, अच्छा, जो आजम खान को जो सजा मिली है सरकार ने दी है, कोर्ट ने दी है, मतलब आप एक्शन लेंगे तभी तो सजा मिलेगी। मैं कह रहा हूं जिन लोगों ने भी ऐसी कोई बात कही है जिसकी इजाजत संविधान नहीं देता, जिसकी इजाजत कानून नहीं देता, उन लोगों के खिलाफ लोग मुकदमे करते हैं, FIR दर्ज होती है, कई बार सरकार मुकदमा करती है, कई बार लोग करते हैं। जिन जिन के मामले कोर्ट में होंगे और जो भी उस दायरे में आएंगे उनको सजा मिलेगी। मैंने जो बात कही झांसी में कि वो पत्रकारों ने मुझसे पूछा कि आजम खान को जो सजा मिली है उस पर आपकी क्या राय है, तो मैंने कहा हम लोग तो छोटे थे उस समय, हम लोगों ने सुना था कि एक समय था कि आजम खान ने भारत माता को डाइन कह दिया था, तो इसीलिए मैंने कहा था कि ये सजा अगर उनको उस समय मिल गई होती तो ना वो जया प्रदा के बारे में कोई मर्यादाहीन टिप्पणी करते, ना प्रधानमंत्री जी के बारे में करते, ना मुख्यमंत्री जी के बारे, चूंकि वो बोलते गए और उस समय जो सरकारें थी वो भी दबाव में रहती थी, इसलिए मुकदमों की पैरवी नहीं होती थी, कार्रवाई नहीं होती थी। अगर आजम खान को
पहले एक दो बार जब उन्होंने ऐसा बोला था, वो सजा मिल गई होती तो आज हम आज ये शायद नौबत ऐसा ना- नहीं होता।